हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सोच से मंजिल तक। और आज हमारे साथ हैं मौली जैन, जो कि हमारी करंट थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर। जब मैंने अभी इनसे थोड़ा डिस्कशन करा तब मैंने इनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी हैं इस पॉडकास्ट में जो जेनजी से रिलेटेड हैं। एंड इसी नोट पे हम लोग आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो मौली, वेलकम टू द शो। Thank you so much, sir. And I'm very grateful to be here. And thank you so much. ग्रेट, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। एंड मुझे यही जानना है सबसे पहले इस पॉडकास्ट में कि जेनजी की फैशन को लेके क्या सोच है। सर, Gen Z के लिए ट्रेंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ट्रेंड के साथ फॉलो नहीं किया तो आप अनकूल हो, ये तो चीज़ है। तो उनके लिए फैशन ट्रेंड तो है, प्लस एक खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करने का भी एक चीज़ है, क्योंकि जेन ज़ी अपने आप को आप कोई भी वो सिचुएशन में नहीं डालते कि यार हम उनके हिसाब से क्लोथिंग करेंगे या किसी के उससे क्लोथिंग करेंगे। कोई बाउंडेशंस नहीं, फ्रीली जो उनको अच्छा लगता है वो चीज़ वो कैरी ऑफ करते हैं एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैरी ऑफ करते हैं। एंड वो दिखाते हैं कि दिस इज़ अस एंड दिस इज़ हु वी आर, एंड ये हम ऐसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होने वाले। सो ये चीज़ है उनके लिए। मेरे को पता क्या लगता है, ये लोगों ने ना बहुत एक ऐसी टर्म बना दी है कि जेनजी है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे को मिलेनियल्स की जनरेशन में डाल दिया है ना, हमें बुढ़ा बोलने लग गए हैं आजकल। एक अभी नया सोशल मीडिया पे वो एक रील चल रही है फेस मास्क की, जिसमें एक जेनजी एम्प्लॉई है और एक जो हमारा जो सीईओ है वो मिलेनियल है, और वो दोनों इंटरेक्शन में फेस मास्क लगा के शी कम्स इनटू द रूम, मतलब इनटू अ जूम मीटिंग। एंड मिलेनियल जो है वो बहुत अच्छे से काम एंड कंपोज तरीके से उसको हैंडल करता है एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई फील इज़ दैट विथ एज लोग चेंज हो जाते हैं। हाँ, है ना, मेरे ख्याल से एज यू ग्रो यू स्टार्ट मैच्योरिंग एंड आप धीरे धीरे यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। दैट इज़ हाउ थिंग्स आर एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स ग्रो। बट स्पेसिफिकली बात करें फैशन इंडस्ट्री की, सो मेरे को ये समझना है कि क्या जेनजी जनरेशन जो है या जो करंट जनरेशन अभी फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को वापस लाने के लिए ज़्यादा फोकस कर रही है, उनका क्या टेस्ट है, या दे वांट टू गो विद द फास्ट फैशन, या जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो वेस्ट से चीज़ें आ रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर दे वांट कि भाई जो हमारे ट्रेडिशन में चीज़ें हैं उसको हम लोग किसी तरीके से नया निखार के वापस से लेके आएँ। सर ऐसा है कि अभी हैंडमेड चीज़ें प्लस मॉडर्न कल्चर को मिक्स करके इंडो वेस्टर्न चीज़ें बनाई जा रही हैं, ताकि एक जेन ज़ी कम्युनिटी या फिर आप बोलो कि न्यू जनरेशन उसको भी कोप अप कर पाए, या तो फिर वो पुरानी जनरेशन हो उसको भी कोप अप कर पाए। दोनों चीज़ें मिक्स करने के लिए वो चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं, पास की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मिक्स कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर के साथ, ताकि एक नया फ्रेश लुक भी मिल सके एंड दोनों को बहुत से सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि फैशन इज़ सबको बहुत अच्छा लगता है, सबको फैसिनेटिंग लगता है, सबको पहनना है, या तो वो मिलेनियल हो या तो वो जेन ज़ी हो। फैशन सबको चाहिए, कपड़े सबको चाहिए, सबको कुछ नया पहनना है। सो दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके एक नई चीज़ें बनाना, प्लस एक अपने पुराने कल्चर को वापस लेकर आना जो बहुत टाइम तक दब गया था। जो हैंडमेड चीज़ें थी, लोगों को ब्लॉक प्रिंट क्या होता है लोगों को नहीं पता था। अजरक प्रिंट क्या होती है, अजरक अब देख लो कि सारी प्रिंट्स जो जयपुर, राजस्थान और ये सारी कल्चर से जो बाहर निकल रही हैं, लोग हायर कर रहे हैं, बाहर के लोग, फॉरेनर लोग यहाँ आके अपने आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करो। सो एक अच्छा नया ट्रेडिशन आ रहा है बाहर एंड इट इज़ वेरी नाइस टू लुक। बहुत मुझे ये समझना है, जैसे आपने अभी अजरक के बारे में बात करी या आपने ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करी, सो दीज आर ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो राजस्थान से इवॉल्व हुई हैं। क्या बैकग्राउंड है इनका, मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। सर, ब्लॉक प्रिंट है, अजरक है, बगरू है, ये राजस्थान की बहुत जानी मानी प्रिंट्स हैं जो कि अपने यहाँ से निकली हैं, इवॉल्व हुई हैं। एंड जब वो ट्रेडिशनली चीज़ें होती हैं ना तो बहुत देखने में मज़ा आता है। जैसे हमें NIF से हम लोगों को बगरू प्रिंट के लिए हम लोग गए थे देखने के लिए। सो हम देखने मिला कि हाउ अ वर्कर इज़ डूइंग हिज जॉब।
इतनी गर्मी में वो लोग इतने हॉट वो टब में से सारे कपड़े निकालते हैं, मतलब उनकी जो हालत थी वो हार्ट ट्रेंचिंग थी उनको देखना, बट उनको वो अच्छे से पे नहीं मिलता है। ओके एक वो भी चीज़ मैंने देखी एंड अच्छा तो नहीं लगा कि ये चीज़ देखी कि अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि लोग अब देख रहे हैं उनको कि उनकी कैसी हालत है एंड उनको अब फ्रंट साइड पे लेकर आया जा रहा है। एंड मैंने बहुत सारी नई ब्रांड्स देखी हैं जहाँ पे उनके कारीगर का नाम होता है उनके प्रोडक्ट्स पे। सो मैंने ये सारी चीज़ें भी देखी हैं, हाँ, जो ये मुझे बहुत आई थिंक दिस इज़ अ गुड जेस्चर कि एटलीस्ट जो लोग बेसिक ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट अपने ब्रांड में कहीं तो थोड़ी सी एक जगह दीजिए, एक कि एटलीस्ट respect उनको मिलती है रिस्पेक्ट उनको, प्रोवाइड हाँ। कीजिए, कुछ उनको भी कंट्रीब्यूशन का एक सिग्नेचर दीजिए एंड दिस इज़ गुड। सो मैं बताऊँ मुझे क्या फील होता है, जनरली लोगों को ये सब प्रिंट्स के बारे में नॉलेज नहीं नहीं है। होती है। जैसे आपने अभी बताया ना मुझे, मैंने बगरू प्रिंट कहीं पे ऐसे घर में कभी सुन लिया होगा, हाँ। पर मेरे को नहीं पता, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया क्योंकि और इनफैक्ट फीमेल्स साइड या गर्ल्स की साइड पे डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग फैशंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कों में इतना वो होता नहीं है। पर NIF से जुड़ने का मैंने भी देखा है कि लड़कों में भी बहुत सारे फैशन के तो ट्रेंड्स बहुत होता है हैं। तो मुझे कुछ लड़कों के ट्रेंड्स के बारे में बताओ यार पहले। सर बहुत आजकल आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, फीमेल से ज़्यादा बॉयज़ आपको दिखेंगे फैशन के बारे में बताते हुए, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट बिकॉज इवॉल्व हो रहे वो लोग भी, क्योंकि पहले छेड़ते थे ना कि कैसे तू कपड़े पहन रहा है, ऐसे स्कूल में बुली करते थे ना कि क्या लड़कियों जैसा फैशन है क्या है। आजकल लड़के लोग नील्स एक्सटेंशंस भी करवाते हैं एंड अच्छा लगता है देख के कि हाँ यार कुछ तो नया हो रहा है। प्लस ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक ग्राउंड लेवल पे हैं। सो वो देख के भी अच्छा लगता है मुझे ये चीज़ कि लड़के लोग भी एक्सटेंशंस करवा रहे हैं, हेयर कलर करवा रहे हैं। सो वो नेल एक्सटेंशंस करवा रही है तो मैंने पहली बार सुना यार। सर देखो आप बहुत मतलब हमसे ज़्यादा आई थिंक उनको पसंद आ रही है सारी चीज़ें कि फैसिनेटिंग लग रहा है, लोग कितनी नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। हेयर एक्सटेंशंस के बारे में तो मैंने सुना था लड़के कराते हैं, नेल एक्सटेंशंस भी करवा नेल एक्सटेंशंस भी करा रहे हैं, नई चीज़ पता चली है। बट ओके, फैशन है एंड डेफिनेटली फैशन इज़ ग्रोइंग एवरीवेयर। सो मुझे ये बताओ कि जैसे हमारा जो यहाँ का इंडिया का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडियन कंपनीज की नज़र में आ रही है या बाहर की भी ब्रांड्स हैं या कोई जो बाहर की बड़ी ब्रांड्स हैं, क्या वो भी इसको मार्केट करके कैप्चर करके सेल करने की कोशिश कर रही हैं कहीं पे? यस सर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कोल्हापुरी चप्पल्स का बहुत आया था कि गुच्ची बैलेंसियागा सारे कॉपी करने चाह रहे हैं उस चीज़ को, एंड उन पे बहुत बैकलैश आया था क्योंकि जहाँ का है उसको क्रेडिट नहीं दिया। आपने इंडिया से वो चीज़ ली पर वो आप अपना बता के उस चीज़ को बेच रहे हो, अनएथिकल। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी ब्रांड हो, आप वर्ल्ड वाइड वो ब्रांड चला रहे हो एंड आप एक ये छोटी सी गलती कर रहे हो, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। वो एक वर्कर अपनी एक चप्पल बनाने में, कोल्हापुरी चप्पल बनाने में आपको 1 से 1.5 दिन लग जाएगा एंड आप उस चीज़ को आप फन वे में लेकर उस चीज़ को अपने ब्रांड के लिए एंड उसको आप कितने यूरोज़ में कितने डॉलर्स में आप बेच रहे हो एंड वो चीज़ 250 to 300 में आज इंडिया में बिक रही है। सो कितनी गलत चीज़ है वो चीज़। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो वो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, राइट? अगर आज कोई गुची पहन रहा है सो आई एम श्योर कि वो 250 रुपये वाली चीज़ पे हाथ नहीं लगाएगा। एंड दैट इज़ हाउ द कंज्यूमर इज़। कंज्यूमर हर कैटेगरी में डिफाइन होते हैं एंड हाँ, ये बात मुझे ठीक लगती है कि अगर ऐसा कोई बड़ी ब्रांड कोई चीज़ इंडिया से कॉपी कर रही है, किसी भी कंट्री से कोई आप ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कॉपी कर रहे हो या किसी ट्रेडिशनल चीज़ को आप अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो एटलीस्ट मेंशन कि कहाँ से उसका ओरिजिन है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उनको भी क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए, कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि उसके। आज उतनी मेहनत करके छोटी से छोटी चीज़ें बना रहे हैं जिसकी वैल्यू आप इतना बता रहे हो, पर वो उनके लिए कितनी हर्टफुल चीज़ हो गया। आई थिंक उन्होंने सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाई थी कि हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं और आप हमको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो उस चीज़ का। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पर ये स्टोरी मुझे अभी पता चली, आपके थ्रू ही पता चली है एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी वी विल बी एबल टू आने वाले टाइम में जो हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं, वी शुड ऑल्सो इन्वाइट सम पीपल फ्रॉम दीज टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स एंड मेक देम द फ्रंट फेस हियर, मेक उनसे आर्ट फॉर्म समझना, उनकी स्टोरी जानने उनकी में स्टोरी कितना जानने मजा भी बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड
कंज्यूमर बिहेवियर से मुझे बात जाननी है आपसे। जैसे अपन ने कंज्यूमर बिहेवियर की बात करी, आपने बताया कि गुची ने वो चीज़ को हो सकता है 1000x में सेल कर दिया एंड चीज़ बहुत ही लाइक 250 रुपीज़ की थी, हो सकता है 2.5 लाख रुपए में बेच दियो। एंड ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, हमारा फैशन में हमेशा यही कंसंट्रेशन रहता है कि जो चीज़ महंगी है वो बहुत अच्छी होगी, है ना, एंड जो चीज़ सस्ती है हो सकता है कि बिल्कुल जो किसी गांव से बन के आ रही है शायद वो उतनी अच्छी ना हो। तो आप जब कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, या हैव यू स्टडीड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट इज़ योर थॉट ऑन इट? सर अभी जैसे मैं आपको बताया कि मैं एक थीसिस कर रही हूँ, तो मेरा टॉपिक ही यही है कि कंज्यूमर का बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। सो बहुत सारे इसमें एक्सपेक्ट्स होते हैं कि एक छोटा सा चीज़ लेके बड़ी सी चीज़ लेके बहुत सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती है। या कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कैसे बन रहा है, किस प्राइस पॉइंट पे बन रहा है, उसको कितने मार्जिन में बेचा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। एक कौन कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो अभी ऐसा है कि उनका जो मार्केट है बहुत ज़्यादा है। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने वो चीज़ अगर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बता दिया आपको, तो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। एक वो पॉइंट भी आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप कैसे उस चीज़ को मार्केट कर रहे हो, किस प्राइस पॉइंट पे आप बेच रहे हो, क्या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे बेच रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। प्लस कंज्यूमर ये भी देखता है कि ये वाला ब्रांड तो इतने में बेच रहा है, ये वाला इतने में बेच रहा है, अगर इसका प्राइस पॉइंट कम है तो मतलब चीप होगा, अगर इसका ज़्यादा है तो बहुत वो भी होगा। बट लोगों का भी होता है सस्ता है ले लेते हैं, महंगा है क्या करना है, फेस पे लगाना है या तो पहनना ही है, एक दो बार पहनेंगे फेंक देंगे। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। बट एक कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है उसको आप अगर जान गए तो मतलब आपका ब्रांड चल गया। सो मतलब फैशन के अंदर जैसे आप बता रहे हैं, फेस के बारे में बोला आपने, फुटवेयर के बारे में बोला, सो फैशन के अंदर इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्लोथिंग, राइट? बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होंगे जो फैशन कवर करता है। तो मुझे कुछ बताओ कि ओवरऑल फैशन पे क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। जैसे आपने बताया कि भाई ब्यूटी भी गोज़ विद फैशन, राइट? ब्यूटी एंड मेकअप ऑल्सो गोज़ विद फैशन, क्योंकि हमारे पास उसके भी कोर्सेज हैं। एंड आई सी कि उसमें भी काफ़ी ट्रैक्शन मिलता है। ब्यूटी एंड मेकअप इज़ स्पेशली अ ग्रोइंग फील्ड, और इंडिया के अंदर तो वेडिंग सीजन्स के अंदर तो देयर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ मेकअप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप्स ऑल्सो। सो फैशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंसान को कवर करनी चाहिए, या कोई बेसिक लेमैन है जिसको फैशन के बारे में नहीं पता, या जो अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, फ्रॉम हेड टू टो क्या क्या एलिमेंट्स उसको अपने फैशन में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो आपको अच्छा लगे दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, कुछ मत सोचो। लोग बोलेंगे बॉडी टाइप देखो, कलर कॉम्प्लेक्शन देखो, कुछ भी देखो, बथेरे आपको लोग मिलेंगे ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, चले जाओ। अगर वो कॉन्फिडेंस दूसरों तक पहुंचा दिया, आप जीत गए। आपने बता दिया कि ये मैं हूँ, इट्स इनफ। क्योंकि आज अगर मैं भी कुछ पहन के आ रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैलिडेशन लेती हूँ, पर अगर बताना चाहूँ, क्योंकि मेरे में भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ सब में है कि मेरे आर्म्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मैटर करती हैं, लोगों को बहुत इम्पैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कि यार ये चीज़ मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है, यार अगर मैं वेट कम कर लेती हूँ तो ये मुझ पे ज़्यादा अच्छा लगता। लोग सोचते हैं। वुमेन देख लो, मैन देख लो, छोटा छोटा बच्चा देख लो, आप सबको कॉन्शियस फील होता है। बट अगर आप वो कॉन्शियसनेस छोड़ दोगे ना, तो ठीक है, आपका काम हो गया। क्योंकि आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती इतना, जब तक आप खुद को अच्छा फील करवा दोगे। सेल्फ लव आप में अगर होगा तो ठीक है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मेरे लिए यही है। तो अभी एक एस्पेक्ट तो मुझे समझ में आया इससे, जो आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ बताई कि फैशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के रोज़ कपड़े चेंज कर रहे हो कि अरे यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप बाय कर रहे हो। वेयर एंड बाय वट एवर यू फील कंफर्टेबल इन, ये तो वन एस्पेक्ट हो गया। पर सेकेंड एस्पेक्ट ये भी है ना कि यार बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको क्या चीज़ किसके साथ पेयर करनी है ना।
तो उसमें क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट के अंदर, या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि पेयरिंग भी बताते हैं हाँ कि किसके साथ क्या जाएगा? जैसे मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं पता थे हाँ कि मेल वेयर के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें। इनफैक्ट आई फॉलो विशाल राठौर, हाँ एंड बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा यार, रोज़ एक नई रील आएगी, कुछ नया स्टाइल बताएंगे, कुछ अच्छी कॉम्बिनेशंस बताएंगे, फुटवेयर से लेके उनका पूरा स्टाइलिंग का एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है। सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर जिससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि मुझे कैसे अपने आप को स्टाइल करना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वो भी इस पॉडकास्ट में भी आने वाले हैं। सो सर, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी की बात करी, ऐसा कोई प्रोफेशन होता है क्या? होता है सर, फैशन कंसल्टेंट बोलते हैं उसको। क्या आप उनके पास जाओ, वो आपके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताएंगी कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या आप पे सूट करेगा। जैसे साउथ कोरिया से मैं बहुत फैसिनेटिंग हूँ, वहाँ पे कलर थ्योरी सिखाई जाती है। सो वहाँ पे आपके ऊपर कलर्स दिखाकर आपको बताया जाता है कि ये वार्म कलर्स, कूल कलर्स कैसे आप पे सूट कर रहे हैं, कौन सा कलर्स आप पे इतना अच्छा लग रहा है कि वो आपको ब्राइटन अप कर रहा है, कौन सा आपको डल कर रहा है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि आपकी स्किन पे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कौन से कलर्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। प्लस ये भी बताएंगे कि आपको क्या पैरअप करना चाहिए, कैसे पैरअप करना चाहिए, क्या अगर आपने फॉर्मल आउटफिट पहना है तो आपको क्लोज फुटवेयर पहनने चाहिए, क्लोज फुटवेयर पहनने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपको फैशन कंसल्टेंट बहुत अच्छे से समझा सकता है। एंड इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही है जो सिखा रहे हैं। प्लस अगर आपको प्रोफेशनली अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो गो विथ फैशन कंसल्टेंट आपको हायर करना चाहिए। एंड ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको इस तरीके से कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने अपने प्रोफेशन में भी आई गो इनटू सो मैनी मीटिंग्स एंड आई एम ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कभी कहीं पे जाके बोल रहा हूँ, कभी किसी इवेंट में मुझे एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया, एंड गोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। इनफैक्ट व्हेन आई वेंट फॉर दिस ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, उस टाइम पहली बार मेरे को, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे ना, तो स्पेशली टक्सीडो डिज़ाइन करवाया गया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्रोफेशनल्स, आई वुड से टेक्निकल लोग, या जो लोग रेगुलरली बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, दे डोंट थिंक अबाउट फैशन दैट मच। बट अगर कोई आपको एक फैशन कंसल्टेंट सजेस्ट कर रहा है ना कि क्या पेयरिंग करनी है, तो आपकी एक पब्लिक इमेज बिल्कुल डिफरेंट बनती है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पब्लिक इमेज भी एक अच्छी ऑरा क्रिएट करे। लोग जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को किसी के सामने, तो लोग आपको जब देख रहे हैं, तो अलॉन्ग विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अलॉन्ग विथ योर लुक्स, आई वुड से द हेयर डू या वो सब तो आप करवाते ही हो, कपड़े भी या आपके जूते भी, वो भी इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एंड इनफैक्ट व्हेन वी वेंट टू ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड, टक्सीडो NIF की टीम ने डिज़ाइन किया था, एंड वहाँ पर जितने अंग्रेज थे उनको मेरा टक्सीडो सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं फ़ोटो इस वाले में दिखाऊंगा अभी। एडिटर जी, इसके साथ में फ़ोटो लगा देना साथ में। वेस्ट मतलब अगर फॉरेनर्स की आप बात करो, वो इंडियन कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब अगर आप यहाँ पे भी वो आते हैं तो उनको इंडियन कल्चर कितना पहनना, कितना, उदयपुर में देख लो बहुत फॉरेनर्स आते हैं, एंड वो स्कर्ट्स, कुर्तीज़, वही जो अपने प्रिंट्स हैं, ब्लॉक प्रिंट्स के उसमें वही पहनते हैं वो लोग आकर। सो उनके लिए भी एक वो पॉइंट हो जाता है कि हाँ, हमको भी वो चीज़ अच्छी लग रही है, उनको अपना कल्चर छोड़ के हमारा कल्चर ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाते हैं। सो एक वो भी चीज़ है। आपने सही बोला कि फ़ैशन जहाँ पर अगर प्रोफेशनल वे में हो, अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो तो एक आप में अलग कॉन्फिडेंस आता है और एक जो ऑरा क्रिएट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको भी खुशी मिलती है एंड सामने वाले को भी देख के लगता है कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको भी देखने में, प्लस आपको भी फील होता है। सो आपको फैशन कंसल्टेंट भी है, स्टाइलिस्ट भी आपको वो चीज़ ऑफ़र कर सकता है अगर आप अपना पर्सनल स्टाइलिस्ट भी रखो। सो वो भी चीज़ है। एंड मुझे ये जानना है, जैसे हम लोग क्या होता है जनरली फैशन स्टाइलिस्ट, जैसे आपने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, फैशन स्टाइलिस्ट एक फील्ड हो गई, फैशन कंसल्टेंट फील्ड हो गई। वेडिंग सीजन में लोग जाते हैं इनके पास, बट ये जो एवेन्यूज़ हैं ये रेगुलरली भी ओपन है। ऐसे बहुत सारे फैशन स्टाइलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, आपके शहर में भी होंगे, जिनसे आज आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। दे विल एक्चुअली गिव यू कि किस टाइप के कपड़े आपको पहनने हैं। ये हमारी जनरल ऑडियंस के लिए है, क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल ऑडियंस को ये नहीं पता होता। इनफैक्ट जो लोग इस फील्ड में नहीं होते या इसको परस्यू भी करना चाह रहे होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि इस टाइप का भी एक फील्ड्स हैं, है ना, कि आप फैशन
वो पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये भी एवेन्यूज़ खुल जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फैशन डिज़ाइनर ही बनना है. इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स फॉर यू. सो ग्रेट. एंड इसी चीज़ के लिए मुझे अब आपसे ये चीज़ पूछनी है कि आप भी अपनी ब्रांड लाने का कोई प्लान बना रहे हो क्या? यस सर, 5 to 10 years डाउन द लाइन मुझे अपनी एक ब्रांड खोलनी है एंड मुझे इंडियन क्लोथिंग में ही जाना है, क्योंकि आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक इंडियन, क्योंकि मैं खुद भी इंडियन प्रेफर ज़्यादा करती हूँ. सो मैं वही लोगों को देना चाहूँगी जो मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक वो कस्टमर साइकोलॉजी वाली बात आ गई. अगर मैं खुद पहनना चाहती हूँ तो मैं लोगों को भी पहना सकती हूँ, मैं कन्विंस कर सकती हूँ उनको कि आप ये पहनो, आप ये अच्छा लगेगा. सो एक मैं वो चीज़ एंड वो अपनी फैमिली के साथ में ओपन करना चाहती हूँ, क्योंकि एंड आई थिंक कि सब लोग उसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि हम हमेशा बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि अगर ब्रांड ओपन होगा तो कौन क्या करेगा, किसका क्या रोल होगा. सो आई थिंक. तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ अब थोड़ा कि आपने बोला कि बहुत पूरी फैमिली एक्साइटेड है ब्रांड खोलने के लिए. इनफैक्ट आप लोग अभी से रोल्स भी डिसाइड कर रहे हो कि कौन क्या करने वाला है. दैट मीन्स फैमिली इज सपोर्टिंग यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट? 100%. सो टेल मी मोर अबाउट ए फैमिली. सो जो मेरे पापा हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका प्लाईवुड का बिजनेस है. मम्मा हाउसवाइफ है एंड जो मेरी बिग सिस्टर है वो शी इज़ अ चार्टर अकाउंटेंट. सो जब वो सीए कर रही थी तो मुझे देख के पता चल गया, तो मुझे तो सीए नहीं करनी है, मुझसे नहीं होगा ये. तो जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट किया, उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता था. यार तू तो रोज़ रेडी होके जाती है, तो ये शोज़ होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उसने मुझे बोला था कि मेरी बस ये हो जाए, मेरे को जॉब लग जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, तो अपन दोनों मिलकर एक ब्रांड स्टार्ट करेंगे. कि वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई. सो फिर मामा भी मुझे बोलती थी कि यार मेरे को भी सारी चीज़ें करनी थी पर नहीं हो पाया उस टाइम पे. सो मम्मा भी बोलती थी अगर तूने तेरा ब्रांड ओपन कर दिया ना तो स्टिचिंग वाला काम ना तू मुझे दे देना, मैं हैंडल कर लूँगी सारी चीज़ें, तू डिज़ाइनिंग वाला काम करना. फिर पापा बोलते थे कि अगर फाइनेंस वाला काम होगा ना तो मैं और दीदी संभाल लेंगे, अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना हो तो मैं करूँगा. सो है पूरा फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है. एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक मैं अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट शी इज़ अ बिग 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 चीयर लीडर फॉर मी. एंड आज आने से पहले भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से बोलना, अच्छे से करना. सो आई थिंक एक सिस्टर्स का बॉन्ड अलग होता है ना. ट्रू. सिस्टर्स का एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है जो ब्रदर्स के बॉन्ड से बिल्कुल बहुत डिफरेंट होता डिफरेंट है. होता है. इनफैक्ट आई थिंक सिस्टर्स चीज़ें भी ज़्यादा शेयर करती हैं अपनी लाइफ के बारे में जो ब्रदर्स शायद नहीं करते होंगे. एंड कितनी बढ़िया बात है कि पूरी फैमिली आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है. इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है वो तो चीज़ समझ में आती है, पर जब फैमिली आपको किसी वेंचर के लिए सपोर्ट करने लगती है ना तो इट इज़ गेम चेंजिंग फॉर योर होल कैरियर. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि हमें हमारे एस्पिरेशंस फैमिली को समझाने में या हम क्या करना चाहते हैं या क्या चीज़ हम इन्विजन कर रहे हैं, क्या हमारा विजन है फ्यूचर का, वो पेरेंट्स को समझाने में बहुत टाइम लग बहुत जाता टाइम है. लगता है. मैंने लोग देखे हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिली को समझाने के लिए कि मुझे इस क्रिएटिव फील्ड में जाना है. एंड मेरे को वो चीज़ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरी फैमिली में सब ऐसे थे कि कर, बिंदास कर, तेरे को जो करना है तू कर, हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तेरे को जो चाहिए हम सब ला के देंगे, तू बस कर. एंड आई थिंक उस चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस दिया है confidence मिला है. कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ. फ्रॉम स्क्रैच मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट करी है ना, आज मैं जहाँ हूँ, अगर मैं अपने 3rd ईयर में भी हूँ बट मुझे सिक्योर फील होता है कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, मैं सही चीज़ें कर रही हूँ. एंड आई थिंक मैं और भी अच्छा करूँगी एंड कर सकती हूँ. सो अरे डेफिनेटली करोगे यार. मैं इस पॉडकास्ट में हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, वापस से आज बोलूँगा कि जब भी मैं इन बच्चों को इंटरव्यू लेता हूँ मुझे लगता ही नहीं कि ये स्टूडेंट्स हैं. इतने कॉन्फिडेंस से फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आने के बाद भी ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से बातें करते हैं कि मुझे हर बार ये फील होता है कि मेरे सामने एक प्रोफेशनल बैठा है. सो आपकी एज कितनी है? सर 20. अगर 20 साल की उम्र में आप इस तरीके से बातें कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन व्हाट यू विल बी इन नेक्स्ट 10 years. And that is where the potential lies, right? It is not just about 1 or 2 years कि 1-2 साल में कुछ बहुत बड़ा करना है, ऐसा नहीं होता. ये जो कॉन्फिडेंस है इससे और चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और एक्सपीरियंसेस आप गेन करो. एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, है ना. तो जब जर्नी स्टार्ट होने के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस, ये जो है ना, ये नीचे आइसबर्ग के नीचे की लेयरिंग है सारी. ये अभी हम समुद्र के नीचे काम कर रहे हैं, अभी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा. हाँ. पर ये जो बिल्टअप हो रहा है धीरे धीरे, ये एक दिन सडनली ऊपर आपको दिखाई देगा और फिर
यू विल सी योर सेल्फ एंड यू विल एक्चुअली थिंक कि हाँ यार 10 साल पहले जो चीज़ मैंने सोची थी आज वो मैंने अचीव करी है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ सोच से मंजिल तक. सर डेफिनेटली सर, जितना कॉन्फिडेंस अभी है, एंड आई थिंक 5 to 10 years डाउन द लाइन भी वो कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड मैं चाहती हूँ कि वो रहे, क्योंकि प्लान बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बस वो एग्जीक्यूट हो जाए अच्छे से, बस वही चाहती हूँ. सीखना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने इंटर्नशिप करी है, क्योंकि मुझे सीखना है एक ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है. एक अगर वर्कर अगर वो एक ब्लॉक प्रिंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो जहाँ पे मैं कर रही हूँ अर्बुदा, वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट्स का बहुत ऑफिशियल काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होती है, तो मुझे वो चीज़ सीखनी थी कि कैसे स्टार्ट होती है. एक अगर उसने बना के दे दिया है, प्रिंट करके दे दिया है, फिर वो एक प्रोसेस में कैसे जाएगा, एक टेलर उसको कैसे बनाएगा, उसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस कैसा होगा, फिर एक कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा. तो मुझे वो सारी चीज़ें देखनी थी, एक प्रोसेस देखना था कि कैसे होता है, क्योंकि जब तक मैं वो सीखूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे वो चीज़ करूं. सो मुझे एक अच्छा अपना टाइम लेकर मुझे अपना ब्रांड ओपन करना है. मुझे हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, मुझे कि एक अच्छा टाइम लेके एक माइंडसेट बना के मुझे ओपन करना है, क्योंकि एक बार ओपन कर लिया तो वापस पीछे देखना ही नहीं है मुझे. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट तो बड़े कॉन्फिडेंस से कर लिया, बट मैंने सीखा नहीं, तो धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है. मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं, इसीलिए मैं अपना पूरा टाइम लेकर एक्सपीरियंस करके चीज़ें और सोच समझ कर फिर मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, इसलिए रुकना नहीं है. आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है. इनफैक्ट जब मैंने भी काम चालू करा था, देखो टाइम के साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम आता है जब आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. सेल्फ डाउट इज़ अ कांस्टेंट थिंग, राइट. जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं नहीं, इनफैक्ट कोई चीज़ अच्छे चल भी रही होती है तब भी इंसान को लगता है कि सेल्फ डाउट रहता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा. इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान थिंग्स कि कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ आगे, बट ऑलवेज गो विद द फ्लो ऑल्सो, राइट. क्योंकि हो सकता है कि अगर 100 चीज़ें हमने डिसाइड करी थी तो शायद 50 या 60 चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो. हुई. बट मैंने एक किताब पढ़ी, मतलब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, एंड मेरे को एक ही की टेक अवे मिला है सारी किताबों से, एंड एक पर्टिकुलर किताब थी जिसका नाम था वन थिंग. सो इट सेज दैट आप एक चीज़ को पकड़ो, उसको अच्छे से करो, एंड कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट वन थिंग 1%, 2% डे बाय डे. इट विल टेक यू सम ईयर्स टू गेट टू अ प्लेस, पर वो जो पूरा प्रोसेस है ना, 1%, 2%, 3%, वो धीरे धीरे करके ही 100% बनेगा. एंड ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सबको क्विक मनी चाहिए, सबको क्विक फेम चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि फटाफट. इंस्टाग्राम आने के बाद से ना ये बहुत ट्रेंड बढ़ भी गया इनफैक्ट, और मैं अभी नई जनरेशन में ये देख रहा हूँ. दे डोंट वांट टू स्लॉग देमसेल्फ, या वो एफर्ट के थ्रू नहीं जाना चाहते. क्विक सक्सेस मिल जाए, फटाफट से कहीं पहुँच जाऊँ, पर उसके बाद क्या. सक्सेस सस्टेन करने के लिए तो वो बैकग्राउंड एफर्ट चाहिए ही चाहिए. जैसा आपने बताया कि जब तक वो नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस गद्दी पे बैठ भी नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. सो कीप ऑन गोइंग स्टेप बाय स्टेप, आराम से चलते हुए जाओ, एंड कहीं ना कहीं लाइफ आपको लेके जाएगी, और वही तो मज़ा है, वही तो जर्नी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. सो मौली, बहुत मस्त पॉडकास्ट लग रहा है मेरे को. एंड अब मुझे थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताओ कि आपके कौन दोस्त हैं, आपकी क्या गैंग है. आपकी एक गैंग मेंबर का हम पहले एक इंटरव्यू इससे जस्ट पहले ले चुके हैं. आप लोग सब साथ में मुझे दिखाई देते हो पूरे टाइम. तो क्या मस्ती चलती है कॉलेज में, कैसी मेमोरीज रही हैं, एंड क्या ऐसे मोमेंट्स रहे जो जीवन भर याद रहेंगे. सर जैसे आपने कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा, एक ब्रॉड सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरीज़ रही है मेरी. कभी सोचा नहीं था फ्रेंड्स बना पाऊँगी फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट बनाए, बहुत अच्छे बनाए, एंड आई थिंक फॉर लाइफ रहेंगे वो सारे दोस्त. एंड स्पेशली हर्षिता तो हमेशा है मेरे लिए, एंड उसको भी पता है, एंड हम दोनों को ये चीज़ पता है कि जो भी बिल्ड करेंगे साथ में बिल्ड करेंगे, एंड बहुत अच्छे से करेंगे. बस मेरी मेमोरीज कॉलेज की, कुंभलगढ़ की ट्रिप पे जाना, मनाली की ट्रिप पे जाना वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. उनके साथ रहना, खाना पीना, इन्जॉय करना, पहाड़ों को देखना ये जवानी दीवानी का पूरा एक मोमेंट रिक्रिएट करना बहुत ब्यूटीफुल था, एंड हमेशा याद रहेगा. एंड पूरा कॉलेज याद रहेगा, एक एक रूम, एक एक बेंच,
आई थिंक हमारा ऐसा बैच है कि उसने पूरा NIF को इवॉल्व होते हुए देखा है फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक। जो प्राची मैम ने, आपने जो मेहनत करी है वो हमने भी देखी है, एंड आई थिंक आप लोगों ने भी हमारी मेहनत देखी है। डेफिनेटली। सो वो चीज़ बहुत स्पेशल फील करवाती है कि हमने वो सारी चीज़ें देखी है कि ये चीज़ नहीं थी और आज ये चीज़ है। सो आई थिंक वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। इनफैक्ट मैं भी ये देखता हूँ कि जो बच्चे उस ट्रांजिशन पीरियड से गए हैं ना, बिकॉज वी कीप ऑन इवॉल्विंग। हमारा एक ही टारगेट है कि हमें तो राजस्थान का नंबर 1 सेंटर बनना है, एंड देन वी हैव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमेशा हम लोगों ने प्लेन फोकस रखा है, एजुकेशन बेस्ट करो, बेस्ट एक्सपोजर दो, बेस्ट चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करो, एंड धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ग्रो करते जाओ, सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड जो बच्चे साथ देते गए, इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा भी है। एंड हमेशा देखो, हर टाइप का स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट कैटर करता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग नहीं आते कॉलेज, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो लोग अटेंडेंस फुल टाइम दे रहे हैं, जो लोग हर इवेंट में पार्ट ले रहे हैं, जो लोग प्रोएक्टिव हैं बच्चे, उनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ प्रोवाइड करें। एंड वही NIF ग्लोबल उदयपुर प्रोवाइड करना चाहता है। एंड इसीलिए हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया इनोवेशन लेके आएँ। आप लोग तो चले जाओगे पर हमारी वो जर्नी चलती रहेगी। पर जहाँ पे आप लोग जाओगे, जब आप लोग हमारा नाम रोशन करोगे, तो वो हमारे लिए एक विक्ट्री होगी। तो हम सिर्फ आज के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं। वो एक एक बच्चा जो यहाँ से पढ़ रहा है ना, वो हमारे लिए आने वाले टाइम में खुद एक एसेट होगा, क्योंकि दे विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एंड जब बच्चा अच्छे करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम डेफिनेटली अपने आप सामने आएगा। कॉलेज से जाने का ही मन नहीं करता था हम लोगों को। हम बैठे रहते थे 5 बजे, तब तक आंटी हमको ना बोले कि बेटा आप मुझे बंद करना है, जाओ अब, तो हम जाते हैं। छुट्टी लेने का भी मन नहीं करता। संडे को ऐसा लगता है कि कॉलेज बुला लो, हमको चलेगा, क्योंकि घर बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि फ्रेंड्स के साथ में प्लस मस्ती भी करना प्लस काम भी करना, एक वो चीज़ दोनों अलाइन हो जाती है ना, तब मज़ा आता है कि यार ये भी वही चीज़ कर रहा है, मैं भी वही करती हूँ। तो वो चीज़ देख देख के करने में, सीखने में मज़ा आता है, क्योंकि एक मेरी एबिलिटी बहुत डिफरेंट है, एक सामने वाले की एबिलिटी भी बहुत डिफरेंट है। तो वो दोनों चीज़ें सीखना, एक वो मुझसे सीख रहा है, एक मैं उससे सीख रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी सीखना बहुत फ़न है, मज़ा आता है। एक ओपिनियंस शेयर करना, एक टॉपिक पे बात करना, तो एक वो चीज़ भी मज़ा आती है कि अपनी फील्ड के लोगों से बात करते हुए कैसा लगता है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, एक मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। सो वो चीज़ें बात करना, डिबेट करना, सो मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में मेरे को। ग्रेट। एंड आप जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, राइट, जिनको फैशन डिज़ाइन के बारे में नॉलेज नहीं है एज अ प्रोफेशन, आपको क्या लगता है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए उन बच्चों का? जैसे आपने मुझसे जस्ट प्रीवियस डिस्कशंस जो हमारे हुए थे बिफोर द पॉडकास्ट, आपने बताया था कि बहुत बार जब आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने वाले हो तो एज अ स्टूडेंट भी तो आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार क्या करना चाहिए, है ना। आपने अपनी जर्नी में भी मुझे ये बताया था कि कभी कभार मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ, किस फील्ड में जाऊँ। सो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी अगर गाइडेंस देनी है आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो आप क्या सजेस्ट करो? क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में आ गए तो यू नो द स्टूडेंट मेंटालिटी, है ना, कि क्या बच्चे सोचते हैं, कैसा दिमाग चलता है, क्या गो थ्रू करते हैं जब वो लोग ये डिसीजंस ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में क्रिएटिविटी है, अगर आप एक पुरानी चीज़ को भी एक नया क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मतलब पता चलता है उससे कि आप में कितनी क्रिएटिविटी, आप किस लेवल पे आप सोच सकते हो। अगर एक बेंच है, आप बेंच से भी क्या सोच सकते हो, उसमें से क्या टेक्सचर निकाल सकते हो, अगर वो सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। अगर आपको मेहनत करनी है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत मेहनत है आपको, अगर आपको चाहिए कि मैं तो 5-10 महीने आऊँगा मेरा हो जाएगा, नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक रोज़ नहीं आओगे, रोज़ नहीं सीखोगे, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। एक छोटे से छोटे एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा। अगर आप में वो चीज़ है, अगर आप वो कर सकते हो, तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड विथ फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि बाकी आपको वो सब सिखा देगा। अगर आप में ये 2 चीज़ें हैं, एक कंसिस्टेंसी है, एक आप में क्रिएटिविटी है, गो फॉर इट, क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं है। आपको ये जर्नी खुद ही सिखा देगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारे फिल्टर्स आ जाएंगे आप में। बस ये 2 चीज़ें हैं, तो गो फॉर इट। ग्रेट। एंड पैसा है इस फील्ड में? ऑफ कोर्स है सर, क्योंकि फैशन तो
चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी एक्सटेंड होगा, क्योंकि लोगों को कपड़े तो चाहिए, कपड़े छोड़ो सर, जूते, हैंड बैग्स, कुछ भी ले लो आप, चाहिए फैशन के अंदर बहुत सारी बहुत चीज़ें सारी आती चीज़ें हैं। आती हैं, Right. बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, तो कभी रुकने का तो सवाल ही नहीं है। इवॉल्व होता रहेगा वो अलग बात है, बट मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी चल ही रहा है। लोग अभी कितनी क्रिएटिव फील्ड्स में जुड़ रहे हैं, एंड आई थिंक क्रिएटिव फील्ड अब बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं बाकी सारी फील्ड से। सो डोमिनेट भी कर रही हैं। इनफैक्ट मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि जो क्रिएटिव फील्ड्स के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड। सो आई फील दैट कि जो फैशन और इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं और जो क्रिएटिव फील्ड्स को परस्यू कर रहे हैं, आई थिंक दे ऑल्सो कैटर सम हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल ऑल्सो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल बेटर है उनकी, एंड दे हैव सम सेंस ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ऑल्सो थोड़ा सा बेटर है इन कंपेरिजन टू। अगर मुझे आज कोई बोलता है कि मुझे अपना कोई एक टीम में ऐसा मेंबर रखना है जो बिजनेस डेवलपमेंट कर पाए, सो रादर देन गोइंग फॉर अ रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट, आई वुड रिकमेंड कि एक ऐसा बंदा हो जो प्रेजेंटेबल हो, फैशन से हो, है ना, उसको मैं कुछ चीज़ें ऐसी सिखा दूँ मेरे बिजनेस से रिलेटेड, तो वो मेरे बिजनेस का फ्रंट फेस बन के आगे मुझे प्रमोट करे, मेरे बिजनेस को प्रमोट करे। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फैशन फील्ड, इट इज़ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। क्योंकि जब आप ऐसे इवेंट्स, इनफैक्ट आप ब्लैक में फैशन वीक अटेंड कर रहे हो, आप इतने सारे ग्लोबल जितने भी ऑफरिंग्स हैं NIF की, वो आप अलग अलग इवेंट्स में जा रहे हो, देख रहे हो चीज़ें, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो, तो बहुत सारी आप डिज़ाइनर्स से मिल रहे हो, डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल ऑरा एंड ओवरऑल योर पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है अपने आप धीरे धीरे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये नहीं होता है। इनफैक्ट मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, आई नो कि किस तरीके से वहाँ पर हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता है। इनफैक्ट आप खुद अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक कि एवरी डे देयर वुड बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माई पर्सनैलिटी, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ रहे हो, टेक्निकल काम कर रहे हो रेगुलरली। बट NIF से जुड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई तो करनी ही है, पर पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स, और प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तीनों का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। इनफैक्ट मैं जब भी नए बच्चों से मिलता हूँ मुझे यही फील होता है कि यार मैं 12 साल पहले शायद इतने कॉन्फिडेंस से, 10-15 साल पहले इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बैठ के पॉडकास्ट कर सकता था। और ये जेनजी जनरेशन जो है, ये लोग आराम से पॉडकास्ट, देर सो कैमरे के सामने इतने फ्रेंडली हैं, इतनी ईजिली बोल पा रहे हैं, विच इज़ एन एक्सेप्शनल क्वालिटी। मतलब मैं इसके लिए स्पेशली जेनजी जनरेशन को ये बोलता हूँ कि आप लोगों में एक नई कैलिबर है कि आप लोग प्रेजेंटेबल बहुत बेटर फ्रंट पे हो, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। सो मॉली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, जेनजी के इस एक अच्छे एट्रीब्यूट के ऊपर। एंड पॉडकास्ट ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने मिली, अपनी स्टोरी बताने मिली, एंड बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। कुछ चीज़ें आपने मुझे बताई, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, सो इट वॉज फन, मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच टू यू प्राची मैम फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी है, एंड आई थिंक मैं इतना बोल पा रही हूँ, वो भी आई थिंक इस कॉलेज ने मुझे ग्रूम किया है इस तरीके से, ताकि ये चीज़ मैं बोल पा रही हूँ। एंड आई थिंक मैं कभी स्कूल में ये सारी चीज़ें मैं कभी बोल भी नहीं पाती थी, मैं कोने में बैठने रहने वाली स्टूडेंट थी, एंड आज पॉडकास्ट कर रही हूँ, कैमरे के सामने बोल रही हूँ। बहुत है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है, एंड हैप्पी। एंड आज मैं घर खुशी खुशी होके जाऊँगी, एंड आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ग्रेट, एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर, एंड आई होप कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती रहे। एंड जब अपनी ब्रांड लॉन्च कर दो तो एक पॉडकास्ट शायद हम उस टाइम वापस करेंगे आपके साथ, आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे, कैसे आपने ग्रो करा, और क्या पता आपकी ब्रांड हम पहन भी रहे हो। श्योर सर, सबसे पहले। सो थैंक यू मॉली, एंड दिस इज सोच से मंजिल तक सीजन 2 एपिसोड 2 with Molly Jain. See you in the next episode. Thank you.